असल में नाज़रीन, आपका मेजबान इजाज राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो इस वक्त पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो सबसे ज्यादा जो जिसका इंसार है वो रियल एस्टेट पे है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो भी गवर्नमेंट आती है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है, वो इस सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं लेता। अगर हम मौजूदा बजट की बात करते हैं तो जो जुल्माना किस्म का बजट पेश किया गया और इसमें सबसे ज्यादा जो झटका दिया गया वो रियल एस्टेट सेक्टर को दिया गया। तो इसी पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं सरदार तनवीर साहब, जो कि क्लासिक होम के सीईओ हैं। साथ ही हमें ज्वाइन किया है रहीम यूसुफ जई साहब ने, ARK के सीईओ हैं। और साथ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नदीम अरशाद साहब, जो कि SKM के डायरेक्टर है। तो मैं सबसे पहले सरदार तनवीर साहब से बात शुरू करूंगा। सरदार साहब, मौजूदा गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया, क्या वजह है सर के रियल एस्टेट को सबसे ज्यादा इन्होंने झटका दिया? और एक और बात की क्या वजह है कि जब भी कोई इस किस्म की पॉलिसी बनती है तो जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं लिया जाता सर? बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका बुलाने का। आप हमेशा बुलाते हैं मुझे। कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ? बड़ी मुश्किल से हमारे पाकिस्तान में मुझे कुछ ख्याल में 30 साल हो गए कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग से काम से मैं रिलेटेड हूँ। बड़ी मुश्किल से हमें कोई एक ऐसी गवर्नमेंट मिली थी पिछली। मैं कोई गवर्नमेंट की हमायत नहीं करता कि PTI गवर्नमेंट को बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी, बट द विजन जो उनके पास था वो उनको ये बात पहली दफा समझ आई कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन एक ऐसा बिजनेस है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी ने खड़ा होता है। और मुझसे अक्सर चैनल्स के ऊपर उन 3-4 सालों में भी जिन लोगों ने भी इंटरव्यूज दिए, मैंने उनको हमेशा यही बात की कि ये वायद वो गवर्नमेंट आई है जिसको इस बात का समझ आई है हर मुल्क का ना एक अपना पोटेंशियल होता है। ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर जो सी इंडस्ट्री है वो पिछले 60-70 साल से नाकाम है। उसकी बेसिक वजह ये है उस इंडस्ट्री के नाकाम होने की कि इंडस्ट्री में जो चीज हमारी यहाँ पे बनती है, मिसाल के तौर पे हम 10 रुपए का पेन जो बना के बेचते हैं वो चाइना वाले 1 रुपए का बेचते हैं। आपकी इंडस्ट्री, आपकी चाइना की इंपोर्ट की वजह से, चाइना की इंपोर्ट एक ऐसी इंपोर्ट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडस्ट्री खत्म हो गई है। पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज उठ के आके सस्ते मुल्कों में लगनी शुरू हो गई। आप क्यों नहीं वक्त के ऊपर चीज़ों को चेंज कर रहे? ठीक है, पिछली गवर्नमेंट ने इसको समझा, इसको देखा, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को ऊपर लेके आए, जिसकी वजह से आप आज देखें कि पाकिस्तान में GDP 6% पे पहुंच गया। कभी ज़िंदगी में इतने पे नहीं पहुंचा। हमारे पास जो उनकी फॉरेन रेमिटेंस थी वो इन 3-4 सालों में रिकॉर्ड फॉरेन रेमिटेंस आई। ठीक है, लोगों ने पैसा गोल्ड से निकाल के उसको ओरिजिनल पैसों में लाके उसको प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन में लिया है। लोगों ने प्राइस बॉन्ड्स को बेच के उसको रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में ले आए। एकदम चीज़ों में मुल्क में बिल्कुल चेंजेस आनी शुरू हो गई और मुल्क उस तरफ जाना शुरू हो गया कि जिस तरफ आपकी इकोनॉमी डे बाय डे मजबूत होगी। अलग बात है कि महंगाई हमारे मुल्क में कोविड की वजह से आई, पूरी दुनिया में कोविड की वजह से आई। अमेरिका में जहाँ पे $2 का बैरल मिला करता था वहां पे आज $7 का बैरल पेट्रोल। इस वक्त महंगाई को देख के चीज़ों को ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। दूसरे नंबर के ऊपर इस गवर्नमेंट का तो शुरू से वतीरा ही यही है। इन्होंने आके सबसे पहले रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को ऐसे दबाते हैं जैसे पता नहीं हमने इनका क्या खाया हुआ है। मतलब ये आज नहीं, ये जब भी पिछली दफ़ा भी 2-3 दफ़ा जब भी ये गवर्नमेंट आती है, ये आते साथ ना रियल एस्टेट का और कंस्ट्रक्शन का गला दबाते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम इंडस्ट्री को आगे लेके चलें। इंडस्ट्री इस तरह नहीं बनेगी। इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको बिजली देनी पड़ेगी, बिजली बनाने के लिए आपको डैम बनाने पड़ेंगे। आप बेसिक उन चीज़ों पे क्यों नहीं जाते जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री चलेगी? आप पहले लोड शेडिंग तो ख़त्म करें, आप पहले अपनी इंडस्ट्री को गैस तो दें, आप वो सहूलतें पहले उनको लैंड तो दें। सारी बात है, जब तक बुनियादी सहूलतें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा रईस साहब, आप ये बताएं क्या वजह है कि गवर्नमेंट जो है आप लोगों को स्टेक जो होल्डर होते हैं उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं लेती? इसकी क्या वजह आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया रईस साहब।
असल में यही तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क में। यहाँ हमेशा पॉलिसीज़ वो लोग बनाते हैं जिनका उस फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं होता दूर दूर तक। अभी अगर आप किसी इंजीनियर से कहें कि वो जाके किसी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट संभाले, उसके रूल्स बनाएं, तो आप खुद बताएं वो कैसे रूल्स होंगे। ठीक है, अभी इनको चाहिए गवर्नमेंट को कि वो स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। शुक्र अभी हमारे पाकिस्तान की फेडरेशन है, ठीक है, सरदार ताहिर साहब उसके सदर हैं, मुसरत इजाज़ साहब उसके चेयरमैन हैं, बाकी भी काफ़ी यूनियंस हैं। आप उनको बिठाएं, उनके साथ बैठ के, अगर वो आपके साथ हम लोग बैठेंगे जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो मुझे यकीन है कि हमारी एक अच्छी पॉलिसी बनेगी, टैक्स रेवेन्यू भी बेहतर होगा और हमारे बिजनेस भी इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन वो हमारे साथ मशवरे के साथ हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी इनकी मुझे समझ नहीं आती कि किन लोगों से रातों रात पॉलिसीज़ बनाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। ये टैक्स बढ़ेगा नहीं, ये जो भी ये डिफरेंट टैक्सेस बढ़ा रहे हैं ना, इससे टैक्स रेशो इनकी आप देखिएगा बहुत डाउन आ जाएगी। अभी ये 2 महीने हो गए, मैं डीएचए की बात करता हूँ, डीएचए में आज से 2-3 महीने पहले अगर दिन में 100 ट्रांसफ़र्स हो रही थी, अभी आप जाके देखें वहाँ पे 8 से 10 ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। तो अभी आप मुझे खुद बताएं, ये टैक्स बढ़ रहा है या टैक्स गवर्नमेंट को रिड्यूस हो रहा है? इनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। एक तो हम जो काफ़ी बड़ी कम्युनिटी वो बेरोज़गार हो रही है, दूसरा गवर्नमेंट को भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अब ये कौन सी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट को भी नुकसान, आवाम को भी नुकसान? बिल्कुल ठीक है, ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें विन विन सिचुएशन हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दीप साहब, आपको क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ा एक्सपीरियंस है, आप ये बताएं क्या वजह है कि पूरी दुनिया में अगर हम रियल एस्टेट बैंड की बात करते हैं तो उनके ये रूल रेगुलेशन है, लॉ है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसकी क्या वजूहत समझते हैं, क्या कहेंगे? शुक्रिया राज साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये रही है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो कोई रिसर्च नाम की कुछ चीज़ की बगैर आप लोग फौरन इतनी ड्रास्टिक चेंजेस ले आते हैं। तो जब तक आप अच्छी तरह से रिसर्च नहीं करते, लोकल एनवायरनमेंट को नहीं देखते, आप तक किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जैसे कि इस्माइल साहब ने कहा कि ये नॉन प्रोडक्टिव इंडस्ट्री है, तो नॉन प्रोडक्टिव इंडस्ट्री में लोग इसलिए पैसे लगा रहे हैं कि आपके पास प्रोडक्टिव इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जैसे कि सरदार साहब ने कहा कि आपके पास बिजली कंप्लीट नहीं है। हमारी अभी थोड़ी सी हालात बेहतर हुए थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, वो भी अब माशाल्लाह से बिजली की कमी की वजह से वो मौजूदा गवर्नमेंट की मेहरबानी से वो भी काफ़ी बुरे हालात है, इंडस्ट्री वो भी तबाह हो रही है। आप सरमायाकार को चॉइस दें, मतलब ये नहीं कि आप एक जगह अगर रियल एस्टेट में लोग पैसा लगा रहे हैं तो आप उनको रोक लें। उनको रोकने के बजाय आप उनके लिए ज़्यादा मौके पैदा करें। जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी तो आप लोग जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, पैसे जब लगाएंगे तो वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे लगाएंगे, वो अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको एक्सपेंड करेंगे। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ रिसर्च का कोई रवाज नहीं है, कोई जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको पूरे एतमाद देने का रवाज नहीं है, उनके साथ बातचीत करने का रवाज नहीं है, तो इस वजह से ऐसी गलतियाँ, ऐसे ब्लंडर्स होते रहते हैं और उनका अल्टीमेट नुकसान जो है वो आवाम को और मुल्क को होता है। ज़ाहिर है जब आप बंद कमरों में पॉलिसियां बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। सरदार साहब, अच्छा अगर मैं साबका गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो जो एमनेस्टी स्कीम थी उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, एमनेस्टी स्कीम का तो एक बड़ा आसान सा तरीका है कि वो तो जितने लोग अपने पैसों को, ब्लैक पैसों को उन्होंने रखा हुआ होता है, उसको कोशिश करके रेगुलाइज करना होता है, उसको वाइट करना होता है, क्योंकि लोग डरे हुए होते हैं टैक्स की वजह से। ठीक है, एमनेस्टी स्कीम्स तो हर गवर्नमेंट ने दी हैं, इन्होंने दी हैं, इससे पिछली गवर्नमेंट ने दी हैं, और उन एमनेस्टी स्कीमों की वजह से बहुत सारा ब्लैक पैसा जो है वो वाइट मार्केट में आ गया, मार्केट में आया, और ना कि वो वाइट हुआ बल्कि उसके वाइट होने से मार्केट के अंदर एक एक्टिविटी क्रिएट हुई। आप देखें, आपके पास आज कोई अच्छा सर, एक थोड़ा सा चले ये भी बात कर दें कि ये जो आप व्हाइट पैसा और ब्लैक पैसे को कहते हैं, इसमें डिफरेंट क्या है? क्या ब्लैक पैसा वो है कि जो आपके टैक्स नेटवर्क में नहीं है, या वो पैसा है जो आपने रॉन्ग वे से कमाया होता है? नहीं, देखिए, इसको रॉन्ग वे तो खैर नहीं कहना चाहिए। ये वो पैसा होता है जिसके जो आपने शो नहीं किया नेटवर्क में। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट आई है उसने देखने एक और माशाल्लाह एक और जबरदस्त एक सुपर टैक्स भी लगा दी है। ठीक है, उस इंसान, उस कंपनी के ऊपर या उस ऑनर के ऊपर जो बड़ा रेगुलर आपको बता रहा है कि मेरी साल की आमदनी 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ या 30 करोड़ है। ठीक है, अगर आपको एक कंपनी ये बता रही है कि मेरी आमदनी इतनी है और आप उससे सुपर टैक्स की शक्ल में 3 करोड़ रुपया उससे आप मांग रहे हैं,
तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या लोग आइंदा से अपनी ओरिजिनल आमदनी शो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने बैंकों के ऊपर टैक्स लगाया, लोगों ने बैंकों में पैसे ही डालना बंद कर दिए। ठीक है, इन चीजों से आप एक दफा सुपर टैक्स ले लेंगे, आपके पास जो सी फॉरेन से आपके पास बहुत कंपनीज आई हुई थी जो अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवा रही थी और अपना सारे का सारा पैसा भी शो करना चाह रहे थे कि उनके पास वाइट कितना पैसा है। वो सारी की सारी कंपनीज आपकी विड्रॉ कर देंगी। ये वक्ती देखिए, चीजों को कभी भी किसी मुल्क में, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल तकरीर तो की कि हम इस तरह के काम करना चाहते हैं कि जो उनसे कोई भी गवर्नमेंट आके उसको चेंज ना कर सके। आप बिल्कुल ऐसे काम करेंगे जो कोई भी गवर्नमेंट, मगर आप ये चीज अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं करते कि जितने काम पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किए हुए थे वो आज सारे आपने बंद करवा दिए। आपने इस मुल्क का पट्टा बिठा दिया ये कुछ करके। ठीक है, आज बंदा हमारे पास जो सा इन्वेस्टर था, जो परचेजर था, वो भाग रहा है। वो डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता, आज भी मैं किसी से बात कर रहा था, 50 से 60 लोग तो उठ के दुबई चले गए, जाके अब दुबई में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप क्यों लोगों को, जिनको ये आसरा था कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो वो फंसेगी नहीं, वो तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने एक दफा लोगों को फिर आकर डरा दिया है। इतनी मुश्किल से हम लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। आप कहीं से आके टपकते हैं, आपने साल रहना है, 6 महीने रहने हैं, 4 महीने रहने हैं, आपने हमारे इस रियल स्टेट की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि हम 300 स्क्वायर फीट के ऊपर फिक्स टैक्स लगा रहे हैं। आप भाई किस बात का आप फिक्स टैक्स लगा रहे हैं? हम इनकम टैक्स हम देते हैं, सेल्स टैक्स हम देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हम देते हैं, आज हमारे से उठ के प्रोफेशनल टैक्स पे आप मांग रहे हैं। आप चीजों को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आपने 800 रुपए सीमेंट की बोरी को 1100 रुपया कर दिया। आपने 2.25 लाख रुपया टन से सरिया को उठा के 2.5 लाख रुपया कर दिया। जिस बंदे ने आज से पिछले साल प्रोजेक्ट शुरू किया था, ठीक है, अगर उसने 8 से 9 हज़ार रुपए स्क्वायर फुट के ऊपर कोई अपना फ्लैट, दुकान, कोई चीज भी बेची थी, आज उसको कॉस्ट ही 11,000 रुपया स्क्वायर फुट कर रही है। क्या मतलब 9,000 रुपया स्क्वायर फुट बना के 11,000 रुपया स्क्वायर फुट के हिसाब से बेच सकेंगे? आप चीजों को, ये कल आप उठ के कहेंगे ये सब चोर हैं, ये सब भागे, इन सबको नैब ने अंदर करना है। आप नैब के केसेस को बना रहे हैं उन लोगों के ऊपर जिन बेचारों को कोई कसूर ही नहीं होगा। इस चीज को रियलाइज करे गवर्नमेंट, अदरवाइज रियल स्टेट सेक्टर ना के खत्म हो जाएगा बल्कि सड़कों के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रईस साहब, जैसा कि अभी सरदार साहब ने कहा कि मटीरियल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी वजह से जो हमारी कंस्ट्रक्शन की रेट जो जा रही थी, जो खासतौर पे अगर पिछली गवर्नमेंट की बात करूं तो उसमें बहुत ज्यादा वो इम्प्रूव कर रहे थे, उस पर कितना असर पड़ा? देखें, जब 2 सालों से जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत अच्छे पैकेजेस दिए रियल स्टेट इंडस्ट्री को, और उससे आपकी कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट दोनों इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा आगे गई हैं। आप देखें डिफरेंट सोसाइटीज में बहुत ज्यादा घर बनना शुरू हुए, बेरोजगारी काफी हद तक कम हुई। ठीक है, क्योंकि आपकी रियल स्टेट इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट 50 से 60 इंडस्ट्री और इनडायरेक्ट कोई 200-250 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है। ठीक है, वो सब इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो गई, लोग खुशहाली की तरफ आना शुरू हो गए। जितनी ज्यादा ट्रांसफर्स हो रही थी गवर्नमेंट को फायदा हो रहा था, गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा था। ठीक है, इस ट्रांसफर्स की वजह से अब आराम से कंस्ट्रक्शन आपकी कम होती जा रही है। उसकी रीजन ये कि आपकी अभी सरदार साहब ने कहा कि 800 रुपए की जो बोरी की सीमेंट की बोरी थी वो अभी इस वक्त 1100 को टच कर गई है। आपका जो सरिया 2.25 लाख रुपए से टन 2.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। इससे बहुत ज़्यादा भी इफेक्ट होगी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और आप देखेंगे आने वाले 6 महीने तक ये बहुत रिड्यूस हो जाएगी, बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे इसकी वजह से। ठीक है नदीम साहब, आप ये बताएं सर कि मौजूदा गवर्नमेंट भी या पिछली गवर्नमेंट भी रियल एस्टेट को इंडस्ट्री को कहती है, लेकिन आप क्या ये नहीं समझते इसके लिए कुछ खास वजारत होनी चाहिए ताकि इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट ना हो? जी, बहुत आपकी अच्छी सजेशन है। इसकी अगर वजारत हो तो तब ऐसा होगा कि फिर लोकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको एतमाद में लेकर पॉलिसीज बनाई जाएगी, जिससे अल्टीमेटली इंडस्ट्री ग्रो करेगी और मुल्क को फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारी इस इंडस्ट्री में मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर से आती है इन फॉर्म ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, तो उनसे इनडायरेक्टली आपके फॉरेन रेमिटेंसेस ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो इस टाइम पे जब ऑलरेडी आपके फॉरेक्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपका डॉलर आप रेट जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो उसमें अगर आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे आपका बाहर से पैसा आना
बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उससे मुल्क मज़ीद मुश्किलात में चला जाएगा और लोगों की ज़िंदगी जो है वो जो पहले से ही अजीरन है वो मज़ीद गुर्बत में चले जाएंगे और मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। तो पॉलिसीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म बनाएं। जब तक आपकी पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक आपकी कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। तो अभी जैसे काफ़ी सारे यूरोपियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाइना से मूव आउट कर रहे हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत थी, उन पे ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत थी कि एक ऐसी पॉलिसीज़ हम बनाएं कि जो इन्वेस्टर्स चाइना से बाहर निकल रहे हैं वो इंडिया या वियतनाम या मलेशिया जाने के बजाय वो पाकिस्तान की तरफ रुख करें। तो इंस्टेड आपने अपना तमाम तर जो फोकस है वो आपने लोगों पे अनफेयर टैक्सेस लगाने पे वो सारा आपने अपना फोकस उस पर रख दिया है। तो अनफेयर टैक्सेस लगाने के बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश करें। जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उन पे भारी बोझ डालने के बजाय आप मज़ीद अपना जो टैक्स नेट है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेके आएँ ताकि आपका रेवेन्यू जो है वो तो बढ़े, लेकिन कोई भी आपका इन्वेस्टर जो है आपकी पॉलिसीज देख के मुल्क से भागना ना शुरू कर दे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सरदार साहब, अभी नदीम साहब भी ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेटवर्क मिल रहा है। सर क्या वजह है, अगर फर्ज करें उन लोगों को सहूलियात दी जाए, जो बंदा ज़्यादा टैक्स पे करता है, ये जो भी हमारा पाकिस्तानी है, उसको एजुकेशन में, हेल्थ में, या उसको अगर VIP प्रोटोकॉल दिया जाए या सहूलियात दी जाए, तो आप क्या समझते हैं ये ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता? लोग इस तरह ज़्यादा राग़ब नहीं होंगे? हमारे पास राय साहब जो रेशो है 22 करोड़ लोगों में से ना 21 करोड़ 90 लाख लोग जिनसे है ना वो इस नेट से नीचे के लोग हैं। ठीक है, ठीक है। टोटल हमारे पास 10 से 20% लोग हैं जिनको आप अशराफिया भी कह सकते हैं, ठीक है, जो इस मुल्क को चलाते हैं और रूल करते हैं शुरू से। ठीक है। टैक्सेस की भरमार पूरी दुनिया में इसलिए है, लोग वहाँ पे टैक्सेस इसलिए देते हैं। मैं छोटी सी मिसाल आपको बैरिया टाउन की दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं बैरिया टाउन में रहता हूँ तो वहाँ पे मुझे मेंटेनेंस का एक लेटर आता है महीने का, मुझे 5,000 रुपया आपने मेंटेनेंस देनी है, तो मैं बड़ी खुशी से वो 5,000, इसका मतलब है मैं साल का 60,000 रुपया उनको मेंटेनेंस कर देता हूँ। जी जी, ठीक है। मगर जब मैं बाहर निकलता हूँ तो सड़कें भी पक्की मिलती हैं, सड़कों में स्ट्रीट लाइटें भी लगी होती है, सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है और वहाँ पे हर किस्म की सहूलियात मौजूद है। बिल्कुल। हमारे मुल्क में टैक्स ना देने की जो पहली वजह है वो ये है कि आपने सहूलियात दी नहीं। मैं आज भी यही कह रहा था किसी को कि आपने तालीम फ्री की है, आपने मेडिकल फ्री की है, आप एक दूसरे को बैठ के किसको एक को चोर कह रहा है तो दूसरे को चोर कह रहा है। ठीक है। जिसको मौका मिला उसने कोई सहूलत दी। आज भी ये उस जगह के ऊपर खड़े हैं कि ये आटा सस्ता कर रहे हैं और महंगा कर रहे हैं। मतलब उस एग्रीकल्चर मुल्क में बैठ के ये कह रहे हैं कि हम आटे को कम कर रहे हैं और आटे को ज्यादा कर रहे हैं और चीनी को कम कर रहे हैं और चीनी को ज्यादा कर रहे हैं। मतलब आज भी इनको ये नहीं पता कि ये जो लोग बीमार हो रहे हैं, मरीज हैं, ये जो बच्चे पढ़ नहीं सक रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम का आपने हाल देखा है। क्या आपको आज का बच्चा ये इंजीनियर डॉक्टर या आपको डॉक्टर इंजीनियर लगता है जिसने 4 सेमेस्टर पढ़ के अपने डिग्रीज लेके ये डॉक्टर बने हुए? इस पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। आज से पहले की तो 20-25 साल पहले फिर भी ठीक रहते थे, ठीक है, फिर भी कोई सिस्टम था, कोई बाहर निकलते थे, कोई बस मिल जाती थी जिसके ऊपर आप 1 रुपया दे के सदर पहुंच जाते थे। आज तो आपको सदर जाने के लिए भी 1000 रुपया जेब में होना चाहिए। सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम ठीक करें, मेडिकल सिस्टम ठीक करें, ठीक है। सिर्फ एक ही तरफ ना जाए ना, मतलब एक जगह वो तो बिल्कुल ठीक जा रही है और बाकी सारा बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। ठीक है। काइंडली एक जगह को ना बनाए, पूरे मुल्क को बनाए। पूरे मुल्क को बनाने के लिए आज जो आ रहा है वो एक दूसरे को गालियां दे रहा है, एक दूसरे को चोर कह रहा है। कभी कोई आता है रियल स्टेट को खत्म कर देता है, कभी कोई आता है रियल स्टेट को ऊपर ले आता है, कभी को आता है वो इंडस्ट्रीज को लगाने शुरू हो जाता है। क्यों नहीं इकट्ठे बैठ के एक दूसरे के साथ ताउन करके इस मुल्क की 21 करोड़ 90 लाख अवाम का ख्याल करें? आप 1 करोड़ लोग हमें खा गए हैं। ठीक हो। जैसा कि सरदार साहब कह रहे हैं कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 70 साल से ज्यादा अरसा हो गया हमें आज़ाद हुए, लेकिन आज दिन तक हमारे मुल्क में कोई जामिया तालीमी पॉलिसी नहीं बनी और ना ही हम एक जैसा एजुकेशन सिस्टम ला चुके हैं। वो पिछली गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश थी, वो लाना भी चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। और सबसे जो नकम्मा बंदा होता है उसको हम एजुकेशन मिनिस्टर लगा देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा रई साहब, ये बताएं कि हमारे मुल्क में सोसाइटियाँ बनती हैं, एडवर्टाइज भी होती है, लेकिन उनके पास ना तो लैंड होती है और ना ही NOC होती है। क्या वजह है कि ऐसी जो सोसाइटियाँ, खास तौर पे जो हमारा ओवरसीज क्लाइंट है, उसके एतमाद को उन्होंने बहुत मजरूह किया? इस पे आप क्या कहते हैं?
देखिए कि हमारे अदारों की कमजोरी है, या कहाँ पे आप इसको वीकनेस देख रहे हैं? देखिए अभी आप एक सोसाइटी बनाते हैं, उसके लिए आप लैंड लेते हैं, ठीक है, जी जी। उससे आपको 17-18 डिपार्टमेंट से अप्रूव कराना होता है, और वो इतना मुश्किल प्रोसेस है कि एक डेवलपर उसको क्लियर कराने में, एक सोसाइटी का मालिक उसको क्लियर कराने में उसको 10-10 साल लग जाते हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए एक शॉर्ट सिस्टम में कि ये विद इन 3 to 6 मंथ मैक्सिमम, बहुत ज्यादा तो 1 साल के अंदर अंदर ये सारे इदारों से अप्रूव हो जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को, डेवलपर्स को इतने वो चक्कर लगवाते हैं, वो आगे से फिर पैसा लगाना पड़ता है, उसके बावजूद भी एक डिपार्टमेंट क्लियर करता है, 7 क्लियर करते हैं, 8 क्लियर करते हैं, आखिरी 2-4 डिपार्टमेंट में वो फंस जाती है, वो एनओसी क्लियर नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा नुकसान एंड यूजर को होता है, ठीक है। एंड यूजर पैसे दे देता है, 3-4 साल उसकी इंस्टॉलमेंट होती है, वो क्लियर हो जाती है, लेकिन इनके एनओसी क्लियर नहीं होते, उसमें बाद में डेवलपर लैंड का रेट ऊपर जाता रहता है, साथ में डेवलपर की नीयत खराब हो जाती है। उसमें काफ़ी लोग इफेक्ट होते हैं। आप इधर डिफरेंट सोसाइटीज़ देखें लेफ्ट राइट में, स्पेशली आप चक्री रोड पे जाके देखें, वहाँ 32 सोसाइटीज़ में से सिर्फ 2 सोसाइटीज़ ठीक थी, 30 सोसाइटीज़ में फ्रॉड हुए हैं। वो इसी वजह से हुए हैं कि एनओसी डिले होने की वजह से उसमें फ्रॉड आना शुरू हो जाते हैं, डेवलपर भाग जाता है, लोग उसमें एंड यूजर बेचारे फंस जाते हैं। अभी भी काफ़ी नेब के केस चल रहे हैं इसी सिस्टम में, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बहुत शॉर्ट प्रोसेस में करें और इनको एनओसी दें ताकि वो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करें, आगे एंड यूजर तक उनके जो प्लॉट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी डिलीवर हो सके। नीम साहब, जैसा कि अभी जई साहब ने भी कहा है कि प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, और अगर मैं अदालती सिस्टम की बात करता हूँ तो क्या वजह है कि हमारे ऐसे केस 50-40 साल तक उनका डिसीजन नहीं होता, फैसला नहीं होता? क्या कहेंगे आप इसको? देखिए सर, सबसे पहले तो आपको जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा। हमारा जो अदालती सिस्टम है वो भी उसमें भी जो ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है वो चीज़ों को इतना स्लो कर देती है कि इंसान जो अदालत में मुकदमे भुगत रहे होते हैं वो लोग बेचारे मर जाते हैं, उनके मौत के 10-10 साल बाद फैसले आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं उनको खत्म करें। अच्छा। साथ जो आप अभी बात चल रही थी कि सोसाइटीज फेल क्यों हो रही है, फेल इसलिए हो रही है कि आप को जो क्राइम प्रिवेंशन है उसके बजाय आप एंड पे जब सारा लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, सारी चीज़ें करके डेवलपर जो है, जो भी फ्रॉड करने वाला है, वो पैसे लेके बाहर के बैरून मुल्क फरार हो जाता है। उसके बाद हमारी अथॉरिटीज जो है उनकी आंख खुलती है तो वो उस वक्त सोचते हैं ये क्या हो गया। तो ऐसे सरप्राइजेस के बजाय आप पहले से अपने जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कानून साजी ऐसी करें कि जो इस तरह के लोग हैं जो फ्रॉड की नीयत से लोकल मार्केट में आते हैं तो वो आगे जा ही ना सके, क्योंकि सोसाइटीज जो है वो जब तक एनओसी क्लियर नहीं होते वो आगे प्लॉट बेच ही ना सके। तो इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है, जो ज़ाहिर है आप जब तक स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे तो वो नहीं होगी। आप रातों रात अगर फैसले करेंगे तो ऐसे तो फिर चलता रहेगा। और अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि अब हमारे पास गलती की गुंजाइश बहुत कम रह चुकी है। मुल्क इस नेट पे पहुंच चुका है कि अगर आप चीज़ों को थोड़ी सी भी बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो जारी बात है आपकी इकोनॉमी पहले ही डाउन है और ज्यादा आप पीछे चले गए। अच्छा सरदार साहब, ये मुख्तलिफ जो टैक्स को नाम दिए गए हैं, एडवांस टैक्स, प्लान टैक्स, इसके बारे में क्या कहते हैं सर? तो राय साहब, सारे के सारे टैक्सेस फिर के उसी जगह पे आके खड़े होते हैं। जिस तरह आपने एडवांस टैक्स की बात की, एडवांस टैक्स उन लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है जो टैक्स पेयर है हमारे जैसे, ठीक है। उन लोगों के लिए डेफिनेटली उसके लिए मसला होता है कि ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफर उनको देना पड़ता है। अगर हमें ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो देना भी पड़े तो हमारे वो टैक्स में एडजस्ट हो जाता है जी, ठीक है। तो मौके बात वहीं पे आती है कि क्या आप मुल्क में को उस तरीके से चलाना चाह रहे हैं जैसे वेस्ट में मुल्क चलते हैं। तो वेस्ट में मुल्क तब चलते हैं कि उनको टैक्स हम पेट्रोल की शक्ल में दे रहे हैं, टैक्स हम बिजली की शक्ल में दे रहे हैं, टैक्स हम गैस की शक्ल में दे रहे हैं, टैक्स हम फोन की शक्ल में दे रहे हैं, टैक्स हम ये जो सा फोन रखा हुआ है इसके ऊपर आपका 600 का कार्ड जो सा 400 का नहीं बचता। आप किस चीज के ऊपर हमारे से टैक्स लेंगे? आप हर चीज के ऊपर टैक्स लें। इस वक्त मेरे हिसाब में पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है, और उस टैक्स देने के बावजूद भी आज भी आपके कराची में बारिश हो जाए तो कराची बंद हो जाता है। आज भी आपके मुल्कों में कोई 2-4-10 दिन अगर बारिशें हो जाएं तो सैलाब आ जाता है। आज भी इनको ये पता है कि कल बारिशें शुरू होनी है, इन्होंने अभी तक कोई उसको कहते हैं ना कि प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं किए हुए।
ठीक है, ये मुल्क टैक्सेस के ऊपर तब चलेगा जब आप ईमानदारी के साथ इस मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे। आप जब तक इस मुल्क को खाने की कोशिश करेंगे ये नहीं चलेगा। इस मुल्क को काइंडली चलाने की कोशिश करें। मुझे अभी तक जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, मैं मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, मैं सारे उनका बजट देखें यूं लग रहा होता है कि जैसे कल हमारे घर में हरियाली स्टार्ट हो जाएगी और अचानक पता चलता है कि डॉलर 210-20 का हो गया। बंदा आके ये वापस कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था जी डॉलर इतना चढ़ के। इन चीजों से नहीं मुल्क चलना। खुदा का वास्ता है कि इकट्ठे बैठे, इकट्ठे सर जोड़ के बैठ के इस मुल्क को चलाने की कोशिश करें। ये मुल्क अल्लाह ने बना के दिया था आपको, इस मुल्क को चलाएं, ये चलेगा। इसके अंदर पोटेंशियल है। इसका एक एक बंदा जो है ना, वो आपकी सोच है कि पाकिस्तानी मुसलमान जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान है, सबसे बेहतरीन वर्कर है, सबसे बेहतरीन पायलट है, सबसे बेहतरीन फुटबॉलर है, सबसे बेहतरीन क्रिकेटर है। हर चीज में आपको ये पाकिस्तानी मुसलमान दुनिया में सबसे आगे नजर आएगा। इनसे काम ले, ये आपको काम करके देने के लिए रेडी हैं। इनको कभी टैक्स के बहाने, कभी किसी और चीज के बहाने, कभी रियल एस्टेट के बहाने इनको पीसे मत। ये आपकी अपनी कौम है, ये आपको ऊपर लेके जाएगी, आप हुक्मरानों को ऊपर लेके जाएगी। इनका खुदारा इनका ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है। सर, जैसा कि अभी सरदार साहब ने कहा कि पाकिस्तान वाकई ऐसा ममालिक है कि जहाँ देखिए पैदावार के लिहाज से देख ले, मौसम के लिहाज से देख, लोगों के लिहाज से देख ले कि दुनिया की मुनफरिद कंट्री है। लेकिन अगर रईस साहब हुकूमत आपकी मुतालबात नहीं मानती तो नेक्स्ट आपका लाए अमल क्या होगा? पहले तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे मुतालबात माने, क्योंकि इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और आप देखें बाकी इंडस्ट्रीज़ का हाल, वो तो काफ़ी क्राइसिस से गुजर रही हैं। ना गैस है, ना बिजली है, ना कोई भी वहाँ फैसिलिटीज़ अभी बहुत कम है, ना होने के बराबर। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, तो वो इंडस्ट्रीज़ हमारी ऑलरेडी नहीं चल रही। जिस तरह हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए थी, हम नहीं कर सके। तो अभी वाहिद एक इंडस्ट्री थी रियल एस्टेट जो पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतर चल रही है, और इससे मुल्क को और मुल्क की आवाम को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तकरीबन काफ़ी लोग इससे मुंसलिक हैं। अगर गवर्नमेंट अभी हमारे मुतालबात नहीं मानती और इसी तरह के गैर ज़रूरी टैक्स या जालिमाना टैक्स जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, उसके ख़िलाफ़ हमने पहले भी, आज से चंद दिन पहले प्रेस क्लब हम आए थे और हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और इंशाल्लाह इस बार हम इससे ज़्यादा भरपूर तरीके से आएंगे। बल्कि 30th को कल भी कॉल आई हुई है प्रेस क्लब की, हम स्ट्राइक करेंगे। और इसके बाद भी अगर हमें जितनी बार भी स्ट्राइक करना पड़े हम करेंगे। हमें रोडें बंद करना पड़ी, हमें कुछ भी करना पड़े, हमने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और इस कौम के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और हम जहाँ तक हो सके हम इस एहतजाज को लेके जाएंगे। साहब, आप क्या ये नहीं समझे सर, जारी बात है एक स्टेट रेंट जो होता है दो फ्री के दरमियान बिटवीन वो करोड़ों की डील करवाता है, तो उसके लिए कोई खास किस्म की रजिस्ट्रेशन होना या गवर्नमेंट के कागजों में उसका रजिस्टर्ड होना क्या जरूरी नहीं है? देखिए, रजिस्ट्रेशन तो हो रही है। अभी कुछ अर्सा पहले FATF की कानून साजी हुई, उसके नतीजे में DBNF की सूरत में हम जो रियल एस्टेट के डीलर्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ली है। तो बाकी जब तक आप कानून साजी नहीं करते तो चीज़ें एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं आती। तो हम तो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। हमने कभी इस चीज़ के लिए इनकार नहीं किया कि आप हमारी रजिस्ट्रेशन ना करें, हम टैक्सेस ना दें। लेकिन टैक्सेस जो है वो फेयर होने चाहिए। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून साजी जो है वो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ मुशावरत के साथ अगर बनाई जाए तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारा मुल्क जो है उसकी अक़वाम आलम में इज़्ज़त हो। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो हमेशा अधिकारी कौम की हैसियत से चलता रहे। तो हम अपना जो इनपुट है, अपना जो पार्ट है, रोल है, वो प्ले करने के लिए हमेशा तैयार है। उसके लिए हमने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके जो कानून साजी है वो फेयर हो, हमें जीने का मौका दिया जाए। हम इस मुल्क की जहाँ तक मुमकिन हो मदद करने के लिए तैयार हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा टैक्सेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा गला ना घोटा जाए, हमारे कारोबार को बिल्कुल ख़त्म ना किया जाए। और हमारा जो कारोबार है अल्टीमेटली पहले हमारा गला घोटा जाएगा तो उसके साथ ही मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। अगर खाली हमारा गला हो तो हम उसकी वो कुर्बानी करने के लिए भी तैयार है। लेकिन आपके साथ जो बाकी 40-45 इंडस्ट्री रिलेटेड है
उनका भी नुकसान है। सरदार साहब ये बताएं सर कि ग्रे लिस्ट और ग्रे लिस्ट से बाहर आने में हमें क्या फायदा है? देखिए, हम तो पिछले 3.5 साल से 4 साल से शायद ग्रे लिस्ट में, ग्रे से हमें व्हाइट में आने से हमारी जितनी भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं हमारे दुनिया के साथ, आपको शायद पता ही नहीं, हमारा तो 3.5-4 साल से हर चीज बंद हुई हुई है। ठीक है, ग्रे से व्हाइट में आने में हमारी सारी की सारी चीजें खुल जाएंगी, हम वापस इंटरनेशनली बिजनेसेस हमारे सारे ऑन हो जाएंगे। ठीक है, और फेटअप का एक ऐसा कानून है जिसकी जरूरत भी थी। ठीक है, ये जो सा इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो पैसा और ये जो ट्रांसफर्स हो रही थी पैसों की, इसको रोकना बहुत जरूरी था। ठीक है, और बेसिक ये वो पैसा था जो सा बगैर बैंकों के थ्रू आता ही नहीं था। ठीक है, ये हवाले का पैसा था और हवाले के पैसे की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो डे बाय डे नीचे जा रही थी, क्योंकि उसका बैंकों से के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। ठीक है, इसके ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पे आने से हमें ये होगा कि हमारा अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी अभी फॉरेन रेमिटेंस है वो थ्रू बैंक्स आना शुरू हो गई। अब हवाले का काम बंद होना शुरू हो गया। हवाले का काम जिस भी मुल्क में हो रहा होता है उससे बहुत नुकसान होता है, और उसमें आपने देखा होगा कि अफगान वॉर की पैसे, उत्तर प्रदेश, वो एक ऐसी गंद में घुस गए थे कि जिससे हमारा निकलना बड़ा जरूरी था। और बड़ी मेहरबानी इन लोगों की, बाहर वालों की, जिन्होंने हमारे ऊपर ये पाबंदियां लगाई। मैं आपको बताऊं, पाबंदियां लगा के हमें इन चीजों से दूर किया। तो आज तक हम इन चीजों में पड़े हुए होते और हमें पता ही ना होता कि फॉरेन रेमिटेंस आज कैसे बाहर के सारे लोग फॉरेन रेमिटेंस जितनी है वो थ्रू अकाउंट भेजते हैं। ठीक है, आज उनको नहीं एहसास कि हमें 1-2 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। नहीं, आज वो बड़े सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये हमारा पैसा जो है ये लीगल हो गया है, लीगल वे से जा रहा है। कल अगर हम पाकिस्तान में आके शो भी करते हैं कि हमने पैसा भेजा है, जिसके पास भेजा है, जिस कंपनी के नाम पर भेजा है, उसके पास भी रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में पैसों के रिकॉर्ड्स को सीधा करते हैं, सिर्फ पैसों के रिकॉर्ड्स। हमारे इसमें रियल एस्टेट में और प्रॉपर्टी के अंदर लोग बहुत ज्यादा ओपन पैसे से काम करते हैं। वो पे ऑर्डर्स को नहीं इस्तेमाल करते, वो कैश पैसों को यूज करते हैं, ओपन फाइल्स को यूज करते हैं। इसके ऊपर मैं एज अ रियल एस्टेट एजेंट और एज अ बिल्डर दोनों में आपको बताना चाहूंगा कि इन चीजों के ऊपर डेफिनेटली पाबंदी है कि पैसा पे ऑर्डर होना चाहिए, बैंक के थ्रू होना चाहिए, ओपन फाइल सिस्टम खत्म होना चाहिए। एनओसीज की जो भरमार इन्होंने लगाई हुई थी, किन्होंने लगाई हुई थी? आपकी यही तुमसे अदारे इन्होंने लगाई हुई थी। ठीक है ना, जैसे आप सोच भी नहीं सकते कि जिस सोसाइटी के पास 200 कनाल जमीन नहीं है, उसने 5000 कनाल जमीन का एनओसी लेके रखा हो। इन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि इस शोबे में इस्तेलाहात की जरूरत नहीं है, बट इस्तेलाहात डे बाय डे तब होगी कि ये एक प्रॉपर अथॉरिटी बने। रियल स्टेट एजेंट का जो क्वेश्चन आपने नदीम साहब से पूछा था ना, रियल स्टेट एजेंट को पता होना कि उसको 2% मिलेगा, वो कभी भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं करता। उसको 2% गवर्नमेंट दे, उसकी हर डील में से 2% उसको गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से उसका चेक बन के आए, वो रजिस्टर्ड हो। जी बिल्कुल, वो रजिस्टर्ड हो, वो उसका चेक वहां से बन के आए और साल के बाद उसी 2% के हिसाब से उसके जितने पैसे बने हुए, जो उसके ऊपर टैक्स बनता है, वो टैक्स उससे काटा जाए। इसके ऊपर हमें कोई एतराज नहीं है। आप इसको टैक्स नेट में लेके आने में हम गवर्नमेंट की मदद करने के लिए तैयार हैं। फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के चेयरमैन मुशर्रफ एजाज साहब, सरदार ताहिर साहब, तो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि आप हमें इस नेट के अंदर लेके आए। हम आपको इस पाकिस्तान में सबसे हायर टैक्स पेयर जो बंदा होगा ना, वो रियल एस्टेट और बिल्डर से मुंसलिक बंदा होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा रईस साहब, आप ये बताएं कि जिस तरह अभी हमारी हुकूमत जा रही है, आदमी इस्तेकाम की हम शिकार है कि आज गई हुकूमत कल गई, इस किस्म के जो हालात होते हैं ये आपके बिजनेस पे कितना अफेक्ट करते हैं? देखिए, जब मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो और गवर्नमेंट प्रॉपर ना हो, उससे आपका स्पेशली ओवरसीज इन्वेस्टर तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ठीक हो गया। इवन के जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी डबल माइंड होते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं, अगली गवर्नमेंट कैसी होगी और ये गवर्नमेंट कितने अरसे तक चलती है, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं ऐसा ही लग रहा है कि किसी टाइम भी ये गवर्नमेंट खत्म हो सकती है। इस चीज जो इन्होंने हमारे साथ टैक्सेस की आदत में कि हम तो चाह रहे हैं कि वो जल्दी खत्म हो, लेकिन क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। स्पेशली मैं काफी अर्से से स्टडी कर रहा हूँ, जब भी स्पेशली PMLN की गवर्नमेंट आती है, हम किसी पार्टी से नहीं है, क्योंकि
हमें इंटरेस्ट नहीं है, एज ए बिजनेसमैन हमें किसी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो मुल्क के लिए अच्छी हो वो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन PMLN गवर्नमेंट मोस्टली रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हमेशा अटैक करती है। ठीक हो गया। आई थिंक इनका ज्यादा रुझान इंडस्ट्रीज की तरफ है, जो कि वो भी सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, वो भी नहीं चल रही। ठीक है, जब तक हमारी प्रॉपर अभी गवर्नमेंट नहीं बनती तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। नदीम साहब, आखिर में मुख्तसर क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, सर प्राइम मिनिस्टर को खास तौर पर? मेरी इस गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि आप इन्वेस्टर्स को हेल्प करें, इन्वेस्टर्स का कत्लेआम ना करें। पैसा बाहर से अगर पाकिस्तान में आएगा तो वो पाकिस्तान की बहबूद और फलाही इस्तेमाल करें। आप जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रोकें मत, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, कानून साजी ऐसी करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों फॉरेन इन्वेस्टर्स। जी जी। उसी हवाले से क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो नेट इम्पोर्ट करता है, तो जितनी हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी और हमारे आवाम की जो हालत इज़ार है उसको बेहतर करने के लिए एक यही रास्ता है कि हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए हमारे मुल्क में बिजनेस करना आसान हो, उसके लिए कानून साजी हो। गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज ओवरनाइट चेंज ना करे। पाकिस्तान में जब तक आपकी जो पॉलिसीज हैं उनमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सरमायाकार जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होगा, तो वो आपके मुल्क में बिजनेस नहीं करना चाहेगा। तो यही मेरी रिक्वेस्ट। ठीक हो गया। सरदार साहब, आप कहेंगे कुछ? देखिए, एक तो ये है कि हमारे साथ ना झूठ बोलना बंद कर दें। ठीक हो गया। हम कौम झूठ सुन सुन के तंग आ गए। राइट। कोई हुक्मरान भी आ रहा है वो हमारे साथ झूठ बोलते हैं, वो हमें 2-3 साल आगे लगा के रखते हैं, उसके बाद उनसे अगला आता है वो कहता है कि वो पिछला गलत कह रहा था। ऐसे ही आज भी मेरी इस गवर्नमेंट से, पिछली गवर्नमेंट से, तमाम मुक़्तदर अदारों से ये दरख्वास्त है कि हम उस तरफ जाके खड़े हो गए हैं जहाँ पर हम किसी भी वक्त श्रीलंका वाली पोजीशन पे जा सकते। बिल्कुल ठीक। आज भी हमारे साथ काइंडली झूठ मत बोलें। आपने जितना मर्जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी बढ़ा ली हैं, आपने जितनी महंगाई करनी थी कर ली है, ठीक है। आज भी इस कौम का ख्याल करें। आज भी सिर्फ वादे, झूठे वादे, इन चीज़ों से ये मुल्क देखें आज कहाँ पहुँच गया है। 1985 में कोरिया आपसे लेके गया था डॉक्टर महबूबुल हक साहब का उठा के बजट, और आज देखिए कोरिया कहाँ पे है। ठीक है, आप सिर्फ उसी बजट को लेके आज चल रहे होते ना तो हम कहाँ से कहाँ होते। हमारे साथ झूठ बोलना बंद करें, इस मुल्क की तरक्की के लिए दिल से कोशिश करें, हम सब आपके साथ। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने मेरे तीनों मेहमानों की बातें सुनी, फैसला आप पे छोड़ते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।